आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक और नया टॉपिक जिसका नाम है ग्रेव एरर्स ऑफ द ईस्ट। देखिए यहाँ पे ना इस चैप्टर में बहुत बार आपको ईस्ट और वेस्ट दो वर्ड बहुत मिलेगा। तो यहाँ पे आपको समझना ये है कि ईस्ट का मतलब आप यहाँ पे बेसिकली एशिया कह सकते हैं। एशिया जो हमारा कंटिनेंट है वो यदि आप वर्ल्ड मैप उठा के देखेंगे तो एशिया हमारा ईस्ट में पड़ता है, ठीक है ना। और वेस्ट जो है वो हमारा अमेरिका हो गया, यूरोप हो गया, साउथ अफ्रीका हो गया, ये सारा जो है हमारा वो वेस्ट में पड़ता है, ठीक है ना। तो जिसमें हमारा एक यूरोप भी आता है। तो इस चैप्टर में बहुत बार आपको ईस्ट और वेस्ट दो टर्म मिलता रहेगा। तो यहाँ पे आपको ये समझना है कि ईस्ट बोल रहा है, इसका मतलब कि ये एशिया के बारे में बात कर रहा है। और एशिया में भी सबसे ज़्यादा कहाँ? इंडिया, ठीक है ना, क्योंकि चैप्टर ही हमारा इंडिया के बारे में है। तो ईस्ट का मतलब इंडिया समझिए या फिर एशिया समझिए, मतलब सेम है। और वेस्ट का मतलब आपको समझना है यूरोप, और यूरोप में भी यदि ज़्यादा समझना हो तो ब्रिटेन, ठीक है ना। चलिए, तो यहाँ पे बेसिकली हम लोग इसमें ये पढ़ने वाले हैं कि ग्रेव एरर्स ऑफ द ईस्ट, मतलब ये कि ईस्ट इंडिया कंपनी का ये मानना था कि हमारे भारत इंडिया में ना कुछ खराबी है। ग्रेव का मतलब होता है गंभीर, और एरर का मतलब खराबी, यानी कि उन लोगों का मानना था कि भारत में जो है ना कुछ एकदम गंभीर सा खराबी है, यहाँ पे कुछ ना कुछ उल्टा पुल्टा सिस्टम है, यहाँ के लोगों को बताना पड़ेगा कि ये जीने का तरीका नहीं है, ऐसा वो लोग सोचते थे। इसी के बारे में हम लोग देखेंगे कि आखिर भारत में क्या खराबी था, क्या वो लोग बदलना चाहते थे, है ना। चलिए इसी के बारे में हम लोग देखेंगे आज। सबसे पहला लिखा हुआ है मैनी ब्रिटिश। अच्छा, एक चीज़ और यहाँ पे बताने से पहले हम यहाँ पे बता देना चाहते हैं कि पिछले वाले क्लास में हम लोग क्या देखे थे कि 3 आदमी थे हमारा जो कि इंडिया के लैंग्वेज को, इंडिया के कल्चर को बहुत ज़्यादा मानते थे। जैसे यदि हम लोग बात करें, चलिए एक बार थोड़ा सा चलते हैं पीछे हम। जैसे एक हमारा जो जज थे, जूनियर जज, वो कौन थे, उसका नाम उनका नाम था विलियम जोन्स, है ना। ये विलियम जोन्स 2-3 प्रकार के लैंग्वेज हमारे भारत के कुछ सीखे थे। जैसे इसमें हमारा था ग्रीक, लैटिन, फ्रेंच, अमेरिकन, अरेबिक और पर्शियन, ये सारे के सारे लैंग्वेज वो जानते थे। और भारत की यदि हम बात करें तो वो संस्कृत लैंग्वेज जानते थे, ग्रामर जानते थे, भारत के पोइट्री को पढ़ना पसंद करते थे, जानते थे। तो ये आदमी एक हो गया विलियम जोन्स। उसके बाद फिर हमारे थे हेनरी थॉमस कोलब्रुक, ये दूसरा आदमी हो गया। और तीसरा आदमी था हाँ नेथनियल हेलहेड। तो ये 3 आदमी सबसे ज़्यादा जो है ना मतलब भारत के प्रति बहुत रेस्पेक्ट दिखाते थे। इनका ये मानना था कि भारत में भारत के चीज़ों को ही लोगों को पढ़ाया जाए, इंग्लिश के चीज़ों को यहाँ पे ना लाया जाए, क्योंकि इंग्लिश भारत का नहीं है, वो विदेश का है, मतलब कि वो ईस्ट इंडिया कंपनी का है, ठीक है ना। तो मतलब बेसिकली आप यहाँ पे कह सकते हैं कि ये 3 आदमी ऐसे थे जो कि भारत के कल्चर से बहुत ज़्यादा प्रभावित थे, है ना, बहुत ज़्यादा मोटिवेट थे। और ये लोग चाहते क्या थे? ये लोग ये चाहते थे कि भारत में भारत के ही चीज़ों को पढ़ाया जाए, कोई अनवांटेड चीज़ यहाँ पे ना पढ़ाया जाए। और इसी वजह से आपने देखा भी था कि कलकत्ता में मदरसा खुल गया था, है ना। और बनारस में संस्कृत पढ़ाने के लिए एक स्कूल भी खुल गया था, वहाँ पे बेसिकली यूनिवर्सिटी था ना शायद, हाँ वही था, हाँ हिंदू यूनिवर्सिटी ऐसे कुछ करके नाम था। चलिए बनारस में था जो कि उसके बाद फिर कहाँ गया, चलिए एक बार उसके बारे में देख ही लेते हैं। हाँ यहाँ पे हमारा देखिए अ मदरसा वॉज सेट अप इन कलकत्ता इन, ये तो हम लोग जान गए थे। और ये हो गया हमारा द हिंदू कॉलेज, है ना। तो कलकत्ता में मदरसा खोला गया था और बनारस में हिंदू कॉलेज खोला गया था, ताकि भारत के लोगों को भारत के संस्कृति के बारे में पढ़ाया जाए, भारत के लैंग्वेज के बारे में ही पढ़ाया जाए, कोई अलग चीज़ ना पढ़ाया जाए। लेकिन यहाँ तक फिर हम लोगों ने ये भी देखा था कि कुछ ऐसे भी ब्रिटिशर्स लोग थे जो कि इस चीज़ का विरोध करते थे कि नहीं ऐसा नहीं होगा, हम अंग्रेज लोग हैं तो अंग्रेज ही यहाँ पे पढ़ाई होगा, अंग्रेजी ही पढ़ाई होगा, ठीक है ना। ऐसे भी लोग थे। इसी चीज़ को माइंड में रखते हुए हम लोगों का जो टॉपिक है ये वाला शुरुआत होता है। देखिए लिखा हुआ है मैनी ब्रिटिश ऑफिशियल्स बिगेन टू क्रिटिसाइज द ओरिएंटलिस्ट विजन ऑफ लर्निंग। और याद कीजिए ओरिएंटलिस्ट कौन लोग थे? वो लोग जो कि एशिया के लैंग्वेज और कल्चर को ज़्यादा जानते थे, है ना। और इसमें कौन लोग थे? वही 3 लोग ज़्यादा करके, और भी बहुत सारे लोग थे लेकिन वो 3 सबसे ज़्यादा। तो बहुत सारे ब्रिटिश के ऑफिसर्स लोग जो है ना ओरिएंटलिस्ट लोगों के खिलाफ थे कि भाई तुम जो है ना इतना बढ़ावा इंडिया को मत दो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं फिर। दे सेड दैट नॉलेज ऑफ द ईस्ट, मतलब कि एशिया, वाज फुल ऑफ एरर्स एंड अनसाइंटिफिक थॉट्स। उनका ये मानना था, कुछ ब्रिटिश लोगों का ये मानना था कि एशिया में जो नॉलेज है, मतलब कि एशिया का जो तौर तरीका है लिखने का, पढ़ने का, उसमें बहुत एरर है, मतलब कि बहुत खराबी उसमें है, ऐसा नहीं होना चाहिए, ये उन लोगों का मानना था, ठीक है ना। और
अनसाइंटिफिक थॉट, मतलब कि वो लोग ये मानते थे कि भारत के लोग ना किसी भी चीज़ों के बारे में सोच लेते हैं और उसके बारे में वो मानना भी शुरू कर देते हैं। जैसे हमारे भारत में भी आज देखा जाए, आज से बहुत समय पहले, लगभग 100 साल 200 साल आप पीछे चले जाइए, तो अंधविश्वास बहुत ज़्यादा था, है ना। जैसे मतलब ये हो गया कि यदि बिल्ली रास्ता काट दिया तो उसको क्रॉस नहीं करना है ना। यदि चप्पल उल्टा है तो उसको सीधा कर दो, नहीं तो झगड़ा हो जाएगा, ऐसा कुछ कुछ मानसिकता था वहाँ पे। तो यही लोग कहते थे, ईस्ट इंडिया कंपनी के कुछ ऑफिसर्स लोग, कि भारत के संस्कृति में या फिर भारत के लोगों के पास जो नॉलेज है वो पूरी तरीके से एरर से भरा हुआ है, मतलब कि गलतियों से भरा हुआ है, और प्लस इसके पास कोई भी साइंटिफिक थॉट नहीं है, बल्कि अनसाइंटिफिक थॉट है। कुछ भी वो लोग सोचते विचारते नहीं है और कुछ भी चीज़ों के बारे में लोग बोल देते हैं। तो ये उनका मानना था उस समय पे। आगे बढ़ते हैं फिर। दे ऑल्सो सेड दैट ईस्टर्न लिटरेचर वॉज नॉन सीरियस एंड लाइट हार्टेड। ईस्टर्न लिटरेचर का बात हुआ यहाँ पे, मतलब कहाँ का? एशिया का, है ना, यानी कि भारत का, सबसे ज़्यादा भारत का बात करते हैं हम लोग यहाँ पे। तो भारत का जो लिटरेचर है, जो उस समय पे बुक थे हमारे हिंदी के, संस्कृत पे, पर्शियन के, अरबिक के, जो भी बुक थे उस समय पे, उन लोगों का ये मानना था कि ईस्टर्न लिटरेचर जो है ना नॉन सीरियस है, मतलब कि ये लोग सीरियस नहीं है, कुछ भी बुक में लिखे हुए हैं अनसाइंटिफिक, कुछ भी ये लोग अपना पढ़ते रहते हैं, है ना। प्लस लाइट हार्टेड, लाइट हार्टेड मतलब जो भी लिखा गया है किताबों में उसका कोई वजन नहीं है, उसका कोई मतलब नहीं है, बिना मतलब का ही लिख दिया है, ऐसा वो लोग सोचते थे। लेकिन हमारे लिए तो वही चीज़ बहुत बड़ी बात थी, है ना, क्योंकि हमारे भारत में भी उस समय पे बहुत महान महान कवि हुआ करते थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। So they argued that it was wrong to spend so much effort in encouraging the study of Arabic and Sanskrit language and literature. तो उन लोगों का यह मानना था कि भाई जब भारत के लिटरेचर में इतना ज़्यादा गड़बड़ी है, यहाँ के लोगों को कुछ भी मालूम ही नहीं है, तो क्यों अपना समय बर्बाद करके इसके पीछे ये बताया जाए कि तुम लोग जो है ना अपने चीज़ों को ना पढ़ के बल्कि हमारे चीज़ों को पढ़ो। मतलब ये लोग ये बेसिकली कह सकते हैं कि ये लोग चाहता ही नहीं था कि हम लोग अपने ही चीज़ों को पढ़े, ये लोग चाहते थे बल्कि कि इंग्लिश पढ़े ये लोग। ठीक है ना, तो वही चीज़ यहाँ पे कहा गया था कि सो दे आर्ग्यूड दैट इट वाज रॉन्ग टू स्पेंड सो मच एफर्ट इन इनकरेजिंग द स्टडी ऑफ अरेबिक एंड संस्कृत लैंग्वेज एंड लिटरेचर। तो वो जो हमारे कौन थे, जॉन मिल थे, विलियम क्या नाम था, विलियम जॉन्स जो थे जूनियर, जो हमारा था वो हो गए, फिर से 2 आदमी और हमारे थे, तो वो सब क्या कर रहे थे, एफर्ट लगा रहे थे। लेकिन बहुत सारे ब्रिटिशर्स क्या कह रहे थे कि भाई तुम्हारा एफर्ट लगाना गलत है, क्योंकि ये लोग कितना भी एफर्ट लगा लो ये लोग नहीं समझने वाले हैं। तो ये उनका कहना था उस समय पे। ठीक है ना, आगे जेम्स मिल अटैक्ड द ओरिएंटलिस्ट विजन ऑफ लर्निंग। अब यहाँ पे एक नया आदमी का नाम आ गया आपके सामने, वो है जेम्स मिल। अब यहाँ पे ना जेम्स मिल अटैक्ड द ओरिएंटलिस्ट विजन ऑफ लर्निंग। इसका मतलब क्या हुआ? ओरिएंटलिस्ट का मतलब तो वही जो कि भारत में बदलाव चाहते थे कि भारत के लोग भारत के ही चीज़ों को पढ़े, है ना, वही 3 आदमी खास करके, उनके ऊपर अटैक किया। अटैक मतलब क्या, गोली बारूद चला दिया? नहीं, अटैक का मतलब यहाँ पे यह है कि उनके विचारों को गलत साबित किया कि तुम जो चाह रहे हो ना भारत में ये नहीं हो सकता है ना, इस प्रकार का यहाँ पे। तो यहाँ पे अटैक का मतलब ये नहीं समझना है कि ओरिएंटलिस्ट लोगों के ऊपर इन्होंने गोला बारूद बंदूक बंदूक चलवाया, ऐसा नहीं। अटैक का मतलब यहाँ पे ये है कि जो ओरिएंटलिस्ट लोगों का मानना था कि भारत में भारत के लोगों को ही भारत की चीज़ों के बारे में पढ़ाया जाए, इसके विचारों को उन लोगों ने नकार दिया कि नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, हम लोगों का यहाँ पे कंट्रोल है तो हमारा लैंग्वेज चलेगा, यानी कि इंग्लिश चलेगा। ठीक है ना, ये चीज़ यहाँ पे हो रहा था। उसके बाद आगे ही डिक्लेयर्ड दैट नेटिव्स मतलब हम भारत के लोग, he declared that natives should not be teach what they wanted or what they respected। मतलब कि ब्रिटिशर्स का ये कहना था कि भारत के लोग जो चाहते हैं और जिस चीज़ का वो रेस्पेक्ट करते हैं ना, उस चीज़ को मत पढ़ाओ। जैसे हम लोग उस समय पे क्या चाहते थे, हम लोग चाहते थे कि भाई हमारा जो संस्कृत लैंग्वेज है वो और बढ़े, है ना। हम लोग रेस्पेक्ट किस चीज़ का करते थे, अपने कल्चर का, हम लोग अपने फेस्टिवल का रेस्पेक्ट करते थे भाई। तो ये लोग चाहते हैं ना कि भारत के लोग जो चीज़ पसंद करते हैं या फिर भारत के लोग जो चीज़ चाहते हैं उसको वही चीज़ मत पढ़ाओ, बल्कि उसके अलावा कुछ पढ़ाओ। अब क्या पढ़ाना चाहते थे देखते हैं इसके बारे में। He said that natives should be teach useful and practical things। उन लोगों का मानना यह था कि भारत के लोगों को ना कुछ ऐसा चीज़ पढ़ाओ जो कि प्रैक्टिकल हो। प्रैक्टिकल का मतलब, अच्छा यहाँ पे ना ये समझिए, जैसे ओरिएंटलिस्ट लोग क्या चाहते थे कि भारत के लोगों को संस्कृत पढ़ाया जाए, पर्शियन लैंग्वेज पढ़ाया जाए, उनका जो अपना भाषा है वो पढ़ाया जाए। लेकिन अब ये लोग ये चाहते थे ना कि लिटरेचर पढ़ के कोई भी आदमी ना मशीन नहीं खोल सकता है,
मशीन ठीक नहीं कर सकता है। तो उन अंग्रेजों का मानना यह था कि भारत के लोगों को लिटरेचर पढ़ाना बंद करो, बल्कि उनको प्रैक्टिकल नॉलेज दो। क्योंकि ये देखिए, ये थोड़ा बहुत यदि आप इसमें देखेंगे तो हालांकि सही बात भी नज़र आता है। मान लीजिए आप हिंदी के बहुत बड़े ज्ञाता हैं, लेकिन आपके सामने एक खराब मशीन रखा हुआ है, तो क्या लिटरेचर पढ़ के आप केवल मशीन ठीक कर सकते हैं? नहीं कर सकते। हालांकि लिटरेचर भी होना चाहिए, वो भी होना बहुत ज़रूरी है, लेकिन अंग्रेजों का मानना ये था कि लिटरेचर ये सब छोड़ो, भारत के लोगों को प्रैक्टिकल नॉलेज दो और यूजफुल चीज़ दो, है ना। ये भी उनका थोड़ा बहुत ठीक लग रहा है कहना। आगे, ऑल्सो he wanted that Indians should be made familiar with the scientific and technical advancement that the West मतलब यूरोप had made rather than poetry and literature। उन लोगों का यह भी मानना था कि भारत के लोगों को वो चीज़ पढ़ाया जाए जो कि पूरी तरीके से साइंटिफिक हो। अच्छा, जिस समय पे यहाँ पे बात हो रहा है, उस समय पे हमारे भारत में ना लिटरेचर बहुत अच्छा था, संस्कृत में हम लोग बहुत आगे थे, लेकिन हमारे पास साइंटिफिक उस समय पे कुछ नहीं था। मतलब कि हम लोग उतना टेक्नोलॉजी के मामले में आगे नहीं थे, ये बात तो आपको मानना पड़ेगा। तो वो अंग्रेज लोग मानते ही ये थे कि देखो, भारत के लोग लिटरेचर में तो बहुत आगे हैं, इन लोग बहुत आगे हैं, इनका कोई बराबरी नहीं कर सकता है, लेकिन इनको लिटरेचर मत पढ़ाओ, इनको प्रैक्टिकल नॉलेज बताओ, इनको साइंटिफिक चीज़ें बताओ, जिससे कि हमारा भी तरक्की हो और थोड़ा बहुत भारत के लोगों का भी तरक्की हो जाए, है ना। तो ये यहाँ पे चाहते थे, क्या चाहते थे? साइंटिफिक एंड टेक्निकल एडवांसमेंट, मतलब कि कुछ ऐसा पढ़ाओ जो कि टेक्नोलॉजी से रिलेटेड हो, है ना। जैसे मान लीजिए कि यदि आप मशीन ठीक करना सिखा रहे हैं, तो ऑब्वियस ही बात है, यदि ईस्ट इंडिया कंपनी के फैक्ट्री में एक मशीन खराब हो गया तो कोई भी नॉर्मल आदमी उसको आके ठीक कर देगा, लेकिन ठीक कब कर पाएगा? जब उसके बारे में वो पढ़े हुए रहेगा तभी तो, है ना। ये चीज़ वो लोग चाहते थे। अब आता है यहाँ पे सेकेंड आदमी का नाम, वो है हमारे थॉमस बेबिंगटन मैकॉले। saw India as an uncivilized country that needed to be civilized। मतलब क्या हुआ इसका? इसका मतलब यहाँ पे हो गया कि थॉमस बेबिंगटन मैकॉले, ये भी एक अंग्रेज का ही बहुत बड़ा ऑफिसर था, जो ये मानते थे कि भारत के मतलब भारत जो पूरी तरीके से है ना, वो अनसिविलाइज्ड है। मतलब कि यहाँ के लोगों को बैठने का तरीका नहीं मालूम है, बोलने का तरीका नहीं मालूम है ना, कैसे काम किया जाता है वो नहीं मालूम है। तो ये अनसिविलाइज्ड हम लोगों को मानते थे, ठीक है। लेकिन आगे क्या हुआ? और ये भी मानते थे ये कि भारत के लोगों को सिविलाइज करना चाहिए, है ना, ये मानते थे ये चीज़। अकॉर्डिंग टू हिम, ईस्टर्न नॉलेज कुड नॉट बी कंपेयर्ड टू वेस्टर्न नॉलेज। इनका ये मानना था, इनका भी ये मानना था कि वेस्टर्न लैंग्वेज जो है ना, या फिर वेस्टर्न जो नॉलेज है, वो ज़्यादा पावरफुल है, वो ज़्यादा कामगार है एज कम्पेयर टू ईस्टर्न नॉलेज। मतलब कि वो ये भी दिखाना चाहते थे कि भारत का जो भी नॉलेज है, भारत का जो भी ज्ञानवान है, वो बहुत ही कम है, किसके कंपैरिजन में? वेस्टर्न नॉलेज के कंपैरिजन में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ही डिक्लेयर्ड दैट अ सिंगल शेल्फ of a good European library was worth the whole native literature of India and Arabia। देखो कितना बड़ा बात ये कहा है। इन्होंने कहा है कि यूरोप में जो लाइब्रेरी है, और लाइब्रेरी का जो एक सेल होता है, एक सेल मतलब जिस पे किताब रखा जाता है, लाइब्रेरी का, यूरोप के लाइब्रेरी का मात्र एक सेल, उसमें जो किताब होंगे वो ही बस भारत के पूरे लिटरेचर का बराबरी कर देगा, ये इन्होंने कहा। सोचो, क्या ये हकीकत था क्या? हालांकि चलो मानते हैं कि हम लोग साइंटिफिक चीज़ों में पीछे थे, ये हम लोग मानते हैं, हमारे पास उतना टेक्नोलॉजी नहीं था, लेकिन लिटरेचर के मामले में तो हम लोग बहुत आगे थे, है ना। लेकिन आज का यदि आप समय देखेंगे तो आपको जानकर बड़ी हैरानी होगी कि आज अंग्रेजों के बीच में ना महाभारत पढ़ाया जाता है, जो कि हमारे इंडिया का है। महाभारत पढ़ाया जाता है, रामायण पढ़ाया जाता है, हिंदी लैंग्वेज सिखाया जाता है। सोचो आज के दौर में, तो ये उस समय पे अंग्रेजों का दौर था, आज हमारा दौर है कि नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो उनका ये कहना था, थॉमस बेबिंगटन मैकॉले का, कि यूरोप के लाइब्रेरी का मात्र एक सेल में जो किताब रखे होंगे वही भारत के पूरे लिटरेचर का बराबरी कर देगा। इतना बड़ा उनका स्टेटमेंट कहना था। मतलब कि कहीं ना कहीं हम लोग क्या देख रहे हैं? हम लोग यहाँ पे ये देख रहे हैं कि वो लोग भारत के नॉलेज को ना बहुत कम मानते थे, है ना। मतलब वो लोग ये स्वीकार ही नहीं करते थे कि भारत का नॉलेज भी है, वो लोग मानते ही नहीं थे इस चीज़ को, है ना। लेकिन हम लोग भी कम नहीं थे, आगे थे हम लोग। आगे, ही सेड टू द ब्रिटिश गवर्नमेंट इन इंडिया टू स्टॉप वेस्टिंग मनी इन प्रमोटिंग ओरिएंटल लर्निंग। और इन्होंने ब्रिटिश गवर्नमेंट से कहा भी था कि सरकार भारत के
ऊपर जो आप पैसे खर्च कर रहे हैं ओरिएंटल लर्निंग सिखाने के लिए, ओरिएंटल लर्निंग का मतलब भारत के चीज़ों को ही सीखना है ना, इसी सबको सीखना। तो आपने देखा कि कलकत्ता में मद्रास खुल गया, मदरसा खुल गया था, बनारस में हिंदू कॉलेज खुल गया था। ये सब कौन खोल रहे थे? ईस्ट इंडिया कंपनी ही तो खोल रहे थे, है ना। तो इन्होंने गवर्नमेंट से कहा कि सरकार आप फालतू का पैसा लगा रहे हैं, लगाना ही है तो अंग्रेजी सिखाने के लिए लगाइए ना, है ना। ये कहना चाहते थे उस समय पे। विथ ग्रेट एनर्जी एंड पैसन ही एम्फेसाइज्ड द नीड टू टीच द इंग्लिश लैंग्वेज। और इन्होंने ना मतलब बहुत एनर्जी लगाया, इन्होंने बहुत सरकार से गुहार लगाया, सरकार मतलब वही ईस्ट इंडिया कंपनी से इन्होंने गुहार लगाया। और इनका पैसन भी था कि भारत में भारत के लैंग्वेज को ना सिखा के बल्कि भारत में इंग्लिश लैंग्वेज सिखाया जाए, ठीक है ना। लेकिन आगे क्या होता है देखिए, ही फेल्ट दैट नॉलेज ऑफ इंग्लिश वुड अलाउ इंडियंस टू रीड सम ऑफ द फाइनेस्ट लिटरेचर द वर्ल्ड हैड प्रोड्यूस्ड। इनका यह मानना था कि यदि भारत के लोग अंग्रेजी सीखेंगे तो ये भारत के अलावा दुनिया में अलग अलग जगहों पर जो लिटरेचर लिखे हुए हैं, जो किताबें लिखे हुए हैं, उनको भी ये लोग पढ़ पाएंगे, ठीक है ना। ये इनका ये मानना था, इसीलिए ये चाहते थे कि भारत के लोग अंग्रेजी सीखें, भारत में अंग्रेजी आए। ऑल्सो ही फेल्ट दैट नॉलेज ऑफ द इंग्लिश वुड मेक इंडियंस अवेयर ऑफ द डेवलपमेंट्स इन वेस्टर्न साइंस एंड फिलोसफी। और इनका ये भी मानना था कि यदि हम इंग्लिश चलाएंगे अपने इंडिया में तो इंडिया के लोग पहला तो इंग्लिश सीखना पढ़ना सीख जाएंगे, दूसरा बात इनको ये भी मालूम चलेगा कि वेस्टर्न साइंस एंड फिलोसफी यानी कि यूरोप में किस प्रकार का साइंस है, किस प्रकार के लोग विचार रखते हैं, इसके बारे में भी इनको जानने को मिलेगा, ठीक है ना। तो ये पूरी तरीके से आप एक लाइन में भी कहना चाहें तो ये चाहते थे कि किसी भी तरीके से भारत में लागू इंग्लिश हो जाए ताकि भारत के लोग भी अंग्रेजी पढ़े और ये भी अंग्रेजी बोले, ये भी करे, मतलब कि हमारा दबदबा हो, सिंपल सा बात, ठीक है ना। आगे फाइनली, लेकिन आखिरकार लास्ट में होता क्या देखिए, फाइनली द इंग्लिश एजुकेशन एक्ट ऑफ 1835 वाज इंट्रोड्यूस्ड। और इसी समय से हमारे भारत में अंग्रेजी लागू हुआ, जो कि आज भी है। और हमारे भारत में जो आप अंग्रेजी देखते हैं आज, अधिकतर आपके क्लास में हिंदी का मात्र 2-3 किताब होता है, एक हिंदी लिटरेचर, एक हिंदी ग्रामर, और यदि संस्कृत है तो संस्कृत लिटरेचर और संस्कृत ग्रामर, बस 4 किताब, है ना। बाकी सारा तो इंग्लिश में ही है। एसएसटी में यदि आप बात करेंगे तो हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी, ये भी सारा इंग्लिश में। साइंस में बात करेंगे, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, वो भी इंग्लिश में। मैथ भी इंग्लिश में, बस नंबर आपका न्यूमेरिकल में है, लेकिन है तो सब चीज़ इंग्लिश में ही। उसी समय से जो भारत में अंग्रेजी लागू हुआ वो आज भी चल रहा है, सोचो। और याद रखिएगा कि भारत में इंग्लिश एजुकेशन एक्ट कब लागू हुआ? 1835 में, और इसका पूरा नाम रखा गया इंग्लिश एजुकेशन एक्ट ऑफ 1835, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसी समय से हमारे भारत में अंग्रेजी लागू हो गया। अकॉर्डिंग टू द इंग्लिश एक्ट ऑफ 1835 the medium of education was English and stopped the promotion of Oriental institutions like the Calcutta Madrasa and Banaras Sanskrit College। अब यहाँ पे इंग्लिश एजुकेशन एक्ट के तहत पहला तो ये था कि भारत में पूरी तरीके से अब जो पढ़ाई का माध्यम होगा वो क्या हो जाएगा? अंग्रेजी हो जाएगा, पहला ये था। और दूसरा ये था कि जितने भी ओरिएंटल इंस्टीट्यूशन है, मतलब कि जहाँ पे भारत के लैंग्वेज पढ़ाए जा रहे हैं भारत में ही, उसको बंद करो। जैसे हम लोग जानते हैं कलकत्ता में मद्रासा था और बनारस में कॉलेज था जिसमें कि संस्कृत पढ़ाया जाता था, इसलिए यहाँ पे हो गया बनारस संस्कृत कॉलेज, कोई डाउट नहीं इसमें। तो सोचो, इंग्लिश एजुकेशन एक्ट इंग्लिश को लागू कर दिया, लेकिन भारत का जो अपना लैंग्वेज था उसको बैन कर दिया। नहीं, अब ये सब चीज़ यहाँ पे नहीं चलेगा, है ना। तो ये सारा चीज़ उस समय का खेल है और उसी समय का देन है कि आज भी हम लोगों को अंग्रेजी पढ़ना पड़ता है। और ये भी आप जान लीजिए कि आज भी हमारे भारत में जो एजुकेशन सिस्टम है वो उसी समय का देन है। हाँ, हालांकि इसमें थोड़ा बहुत कभी कभी बदलाव होते रहता है, लेकिन दिया हुआ तो उसी समय का है ना। उस समय ना अंग्रेजी हमारे भारत में आता, ना हम लोग अंग्रेजी से इतना परेशान होते, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन एक तरीके से देखा जाए ना तो अंग्रेजी भी पढ़ना चाहिए, उतना भी बुरा लैंग्वेज नहीं है, ठीक लैंग्वेज है। हाँ, अलग बात है कि किसी को अंग्रेजी बहुत अच्छा आता है, किसी को अंग्रेजी उतना नहीं अच्छा आता, उसको हिंदी अच्छा आता है। बहुत सारे बच्चे ना, मतलब बहुत सारे लोग ये समझ लेते हैं कि अंग्रेजी नहीं आ रहा है मतलब कि हम बहुत पीछे रह गए। नहीं, अंग्रेजी मात्र एक लैंग्वेज है और कुछ नहीं है। अंग्रेजी को ही आप सर्च समझ लीजिएगा तो फिर इसमें आपका बुर्बकी है ना। जिस प्रकार से हमारा हिंदी है उसी प्रकार से हमारा एक इंग्लिश लैंग्वेज है। जैसे हम लोग हिंदी एकदम धड़ल्ले बोल लेते हैं, इंग्लिश नहीं बोल पाते, तो इसमें डरने वाली क्या बात है भाई। अब हर एक आदमी हर एक लैंग्वेज में
माहिर थोड़ी हो सकता है, नहीं हो सकता है, लेकिन हाँ यदि आप कोशिश करेंगे तो इंग्लिश भी बोल सकते हैं, इसमें कौन सी बड़ी बात है ना। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद These oriental institutions were seen as temples of darkness। जैसे ही इनको लागू किया गया एजुकेशन एक्ट को, एजुकेशन एक्ट लागू करने से पहले मदरसा और बनारस में जो हमारे हिंदू कॉलेज थे उसको बहुत तवज्जो मिलता था, उसमें लोग आते थे, पढ़ते थे। लेकिन एजुकेशन एक्ट के आने के बाद अंग्रेज लोग इनको क्या कहने लगे, मदरसा और संस्कृत कॉलेज को टेम्पल ऑफ डार्कनेस, मतलब कि ये अंधेरा का मंदिर है। सोचो, जहाँ पे पढ़ाई होता है वो तो उजाला का मंदिर होना चाहिए ना। अब ये लोग क्या कहने लगे, ये अंधेरा का मंदिर है, मतलब यहाँ पर आप पढ़ोगे ना तो आपको उजाला की तरफ ना बल्कि अंधेरा की तरफ लेकर जाया जाएगा। कितना गलत बात कह रहा है ये लोग, है ना। खैर इनका मानसिकता अलग था। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद नाउ इंग्लिश टेक्स्ट बुक्स बिगेन टू प्रोड्यूस फॉर स्कूल्स, और उसी समय से 1835 से ही हमारे भारत में अंग्रेजी माध्यम में जो किताब थे वो छपने शुरू हो गए, ठीक है ना। हालांकि शुरुआत में जब अंग्रेजी हमारे भारत में लागू हुआ तो उस समय पे लोगों को बहुत तकलीफ हुआ, क्योंकि हम लोग तो भाई हमेशा से हिंदी, संस्कृत, पर्शियन, अरबिक ये सब पढ़ते थे। अचानक एक नया लैंग्वेज आ जाएगा तो कैसे हम लोग माहिर हो पाएंगे उसमें, तो समय लगा सीखने में। लेकिन आज इतना अच्छे से हम लोग सीख चुके हैं कि अंग्रेज लोगों से भी बेटर इंग्लिश हम लोग बोल लेते हैं, है ना। तो खैर समय समय का बात है, लेकिन मेरे हिसाब से यदि देखा जाए तो अंग्रेजी आना चाहिए, और आना अच्छी बात है, क्योंकि हमको लगभग एक लैंग्वेज ही है, बस सीखना चाहिए, क्या दिक्कत है इसमें, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। आगे हमारा एक नया टॉपिक होगा, अगले वाले क्लास में डिस्कस करेंगे, वो है एजुकेशन फॉर कॉमर्स, ठीक है। चलिए, थैंक यू वेरी मच।